नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे विपक्ष के राग ईवीएम की और उनके इस राग के सुर में ताल मिलाती वामपंथी मीडिया की, जो अपनी निष्पक्षता और प्रामाणिकता के लिए खुद ही अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। मुंबई से निकलने वाली मिड डे इंग्लिश डेली ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बयान के आधार पर खबर छाप दी कि ईवीएम ओटीपी बेस्ड है, यानी यह हैक किया जा सकता है। खबर छपने के बाद चुनाव आयोग ने मिड डे की खबर का खंडन किया और कहा कि झूठी खबर छापने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद से मिड डे ने अपनी सफाई छापी और कहा कि यह एक एरर थी और इसके लिए उन्हें खेद है। 3 शब्दों के खेद जताकर मिड डे ने लोकतंत्र पर सवाल उठाने की अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत से खुद को क्लीन चिट तो दे दिया, लेकिन क्या यह खत्म हो जाता है मामला यहीं पे? क्या यह खबर केवल ईवीएम पर था? क्या यह सवाल केवल ईवीएम पे था या भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह अखबार के द्वारा लगाया गया था? चुनाव आयोग बार बार यह साफ करता रहा है कि ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता। यह एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। मतलब ये कि यदि ईवीएम को हैक किया जा सकता तो आपका वॉशिंग मशीन भी हैक हो सकता है, आपका फ्रिज, आपका माइक्रोवेव, आपका म्यूजिक प्लेयर सब हैक हो सकता है। और क्या यह संभव है कि आपके म्यूजिक प्लेयर में कोई दूर बैठकर अपनी पसंद का गाना बजाने लगे और आपके पास उसे सुनने के अलावा कोई दूसरा चारा ना हो? ईवीएम हैक करने की बात इसी तरीके की बकवास है। ईवीएम को हैक करने की चर्चा हर चुनाव में हारने के बाद विपक्ष करता है, लेकिन इस बार की हार के तुरंत बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि चुनाव परिणाम आने के पहले विपक्ष चुनाव आयोग और अधिकारियों के सत्ता पक्ष से मिले होने का रोना रोते रहे, लेकिन अपनी उम्मीद से ज्यादा नंबर पा लेने पर विपक्ष में भी खुशी की लहर थी और वो इस बात से ज्यादा खुश थे कि बीजेपी अपने बूते सरकार बनाने के नंबर से पीछे रह गई। इन्हीं सब वजह से विपक्ष का ईवीएम क्रंदन आपको परिणाम के तत्काल बाद सुनाई नहीं दिया। लेकिन अमेरिका के पोर्टिगो प्राइमरी इलेक्शन में इंटरनेट बेस्ड ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को जब जूनियर केनेडी ने एक्स पर पोस्ट किया और उसे एलन मस्क ने रीपोस्ट कर उसकी आशंका को सही ठहराया और फिर एलन मस्क के पोस्ट पर पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जवाब देते हुए उन्हें गलत ठहराया, तो बात आगे बढ़ निकली और फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कूद गए। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ईवीएम पर सवाल उठाने का बल केवल एलन मस्क या जूनियर केनेडी से नहीं मिला, बल्कि यह बल उन्हें मिड डे मील की खबर से मिला, जिससे अखबार ने यानी कि जो खबर मिड डे ने छापी थी उस खबर से अखबार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। मिड डे की फेक न्यूज की चुनाव आयोग ने जब खबर ली तो अखबार ने इसे एरर तो बता दिया, लेकिन हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक प्रणाली पर सवाल उठाने के लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। जूनियर केनेडी ने ईवीएम पर जो सवाल उठाए थे वह सवाल भी एसोसिएट प्रेस के हवाले से उठाए गए थे। आज हम अपने प्रोग्राम में अपने पैनलिस्ट के साथ यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है? क्या एलन मस्क ने जो दावा किया है वह भारत के संदर्भ में सही बैठता है? क्या विपक्ष केवल अपनी हार वाले परिणाम के लिए ही केवल ईवीएम का रोना रोएगा या अपनी जीत वाली सीट पर भी ईवीएम पर सवाल उठाएगा? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। इसमें हमने हरियाणा राज्य के जो पूर्व इलेक्शन अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ में रहेंगे, वो भी उनके साथ ही बात करेंगे। इसके अलावा भी और भी गेस्ट हमारे साथ रहेंगे पैनलिस्ट के रूप में, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हम जो अखबार में जो खबर छपी थी, अखबार की खबर पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, फिर प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया को देखेंगे, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये मिड डे जो अखबार है, मिड डे अखबार में जो खबर छपी थी उसका हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन के स्क्रीन में ग्राफिक्स के जरिए कि एनडीए प्रत्याशी रविंद्र वायनाड के रिश्तेदार के फोन इस्तेमाल करने की बात थी, जो कि वहां से शिवसेना के शिंदे गुट के ये थे प्रत्याशी थे। वोटिंग के समय फोन ईवीएम से कनेक्टेड था और ओटीपी के जरिए ईवीएम को ऑन किया गया, अनलॉक किया गया, इस तरीके की खबर वहां से फैलाई गई। मतदान के समय फोन का इस्तेमाल हो रहा था, यह भी जो है झूठी शिकायत की गई और उसके बाद से यह खबर आकर के कांग्रेस के लोगों ने फिर इस पर से अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की और कहा कि जिस तरीके से उसके रिश्तेदारों के हवाले से जो कि इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे थे उसके फोन पे ओटीपी आया और उसके बाद जो है ईवीएम ऑपरेट हो रहा था, ये एक झूठी खबर जो है फैलाई गई। एक राजनीतिक बयान के जरिए जो है ये बात फैलाई गई। उसी बयान के आधार पर मिड डे ने अपनी खबर छापी थी, जिसके लिए जब चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई तो फिर उसने माफी मांग ली, सफाई दी और उन्होंने एरर बताते हुए इस रिपोर्ट से, जो प्रकाशित रिपोर्ट थी, उससे अपना पल्ला झाड़ दिया। अब इसके बाद चुनाव आयोग ने क्या कहा था एक बार उसको भी सुनाते हैं, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। No OTP on mobile phone
that for unlocking EVM, as it is a non-programmable device and it has no wireless or wired communication. It is a complete lie being spread by this newspaper. There is no communication device on the EVM. There is no OTP on mobile phone that for unlocking EVM, as it is a non-programmable device and it has no wireless or wired communication. It is a complete lie being spread by this newspaper. There is no communication device on the EVM. There is no. तो ये जो सारा जो गलतफहमी है दो तरीके से, एक तो मिड डे की खबर के बाद फैलाई गई, और दूसरा एलन मस्क और जूनियर कैनेडी के जो ट्वीट थे, उस ट्वीट के बाद जो ये सारी गलतफहमी को जानबूझकर, हालांकि जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया वो भी जानते थे इस बात को कि ये खबर गलत है, लेकिन उसने राजनीतिक फायदे के लिए इस चीज़ों को आगे बढ़ाया। हम करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ चार मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। आलोक वत्सी हैं बीजेपी की तरफ से, गोपाल कृष्णन कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ रहेंगे, डॉक्टर दिलीप सिंह हैं रिटायर्ड चुनाव अधिकारी हैं और ये ईवीएम पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं, टेक्निकल व्यक्ति हैं और वे पूरी तरीके से समझाएंगे कि ईवीएम किस तरीके से हैक करना उसे संभव नहीं है। इसके अलावा अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे पहले जो है मैं शुरुआत जो है कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्णन जी से करना चाहूँगा। गोपाल जी, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ये बहुत बार साबित किया जा चुका है, बार बार इसके बावजूद इस तरीके के आरोप आप लोग क्यों लगाते हैं कि भाई ईवीएम को हैक कर लिया गया, कभी किसी के हवाले से, कभी किसी के हवाले से? मेरे ख्याल से कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, उन्हें दूसरे के कहे पे, किसी के सोशल मीडिया पोस्ट पे, किसी के बयान के आधार पे इस तरीके के आरोप को लगा देना, क्या आपको लगता है ये गैर जिम्मेदाराना बात है? और ख़ास तौर पे इस माहौल में जब आपको पता है कि 30 से 32 बार जो है ईवीएम को गलत साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार भी कोई साबित कर नहीं पाया, फिर भी इस तरीके की बात। जी गोपाल कृष्णन जी, मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से ईवीएम गलत है, पूरी तरह से। मैं जब आज तो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, टेक्निकल कंपनी के बड़े बड़े मालिक कह रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन मैं जो कह रहा हूं आज से 5 साल पहले से कि जो प्रोसेसर 8251 उसके अंदर में जो यूज किया जाता है वो प्री प्रोग्राम डिवाइस किया जाता है। क्योंकि आपने आपसे जितने भी धांधली सुने होंगे, मैं आपको कुछ वीडियो भी भेज दूंगा जो एबीपी न्यूज के हैं, कि किसी भी पार्टी को दबाया जाए तो वो वोट बीजेपी ही जाते हैं। चाहे कांग्रेस के साथ फॉल्ट हो तो बीजेपी को जा रहा है, सपा हो, बसपा हो, निर्दलीय हो। कभी कहीं आपने सुना है कि बीजेपी का वोट किसी और को जा रहा हो? कभी भी। ये कैसे हो सकता है आप बताइए? तो अगर ये सही है तो राहुल गांधी दो जगह से जीत कैसे गए? राहुल गांधी से जीत से क्या लेना देना है इस चीज से भाई? कैसे नहीं भाई, उनके में भी तो ईवीएम दबा के ही जीत हार हुई है ना, ईवीएम से ही वोट पड़ा ना उनको। हाँ, ईवीएम से वोट पड़ा होगा, जीत गए। मतलब आपके कहने का मतलब जो वो वोट पड़े थे, वो वोट जो है एक्चुअली जो है कांग्रेस को नहीं पड़े थे, वो इनको जो बीजेपी के प्रत्याशी थी वहां पे स्मृति ईरानी, उनको ये वोट पड़ा था। बीजेपी अकेला नहीं था, वहाँ और भी प्रत्याशी थे, वहाँ और भी प्रत्याशी थे। ये जो आप लोग बीजेपी को जो समझ रहे हैं ना, बीजेपी सारे फसाद की जड़ है। मेरी बात बताइए ना, जब पूरी दुनिया यूज नहीं कर रही है ईवीएम को, एक आध छोटे मोटे देश यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश ने बैन कर दिया, तो इनको क्या मोहब्बत है ईवीएम से भाई? क्यों नहीं है ईवीएम को? ये तो आपको लाने से पहले सोचना था, लाने वाले तो आप ही लोग हैं ना, लाने वाले तो आप ही लोग हैं, तो फिर आपको पहले सोचना था ना। आपने भले हैक करवाने के सोच से लाया होगा, जिसको हैक कर लिया जाएगा। हाँ, लाया होगा। तो भाई, तो आप जाके चुनाव आयोग के सामने आप लोग क्यों नहीं साबित कर पाते हैं ये बात? कहाँ चुनाव आयोग बुला रहा है? एक बार नहीं, कितनी बार बुलाया चुनाव आयोग ने? एक बार, कभी आम आदमी पार्टी के समय एक बार, आज से 6-7 साल 8 साल पहले उसने एक बार बोला था। हाँ। उस समय ईवीएम पे पूरी जानकारी जिनको नहीं रही होगी। अभी जो हम भानु प्रताप सिंह के साथ, मैं गोपाल कृष्ण, जो मैं खुद 20 साल सॉफ्टवेयर में काम किया हूँ और अमेरिका कैलिफोर्निया में रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर 8251 की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। आपको अगर नहीं भरोसा है तो आप सिर्फ अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कीजिए कि 8251 माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम क्या होता है। अगर मैंने उस प्रोग्राम में ये कंडीशन लगा दिया कि अगर बीजेपी की वोट सबसे ज्यादा जा रही है, ऑलरेडी वो नॉर्मल जीत रही है, तो उसको जीतने दीजिए। अगर मैंने ये कंडीशन लगा दिया कि बीजेपी की वोट घटती है किसी भी पार्टी से, तो नोटा के वोट ट्रांसफर कर दीजिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के वोट ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो तो प्रोग्रामिंग डिवाइस है ना, कोई भी कुछ भी प्रोग्राम कर सकता है। और इसी प्रोग्राम में कई बार भी अगर हादसे हुए हैं, एबीपी के न्यूज के सामने लाइव ऐसा हुआ है, तो वो कोई भी पार्टी को दबा रहा था तो कमल का ही साइन जा रहा था। ऐसा क्यों नहीं होता है कभी? ठीक है, आपने गंभीर प्रश्न आपने उठाए हैं,
और 8251 के बारे में हमें दिलीप सिंह जी हमारे साथ, डॉक्टर दिलीप सिंह जी हैं, चुनाव अधिकारी रह चुके हैं स्टेट में, हरियाणा में, वो बताएंगे, वो भी इंसानी चीज़ों से वाकिफ। एक बहुत हाँ बताइए। ठीक है, मैं एक बार दिलीप सिंह जी के पास जाना चाहूँगा। दिलीप सिंह जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं गोपाल कृष्ण जी, कह रहे हैं कि ये हैक हो सकता है, प्रोग्रामिंग की जा सकती है, जो 8151 जो प्रोसेसर है उसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है, और इस प्रोग्रामिंग को लेकर के इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आप चूंकि चुनाव अधिकारी रह चुके हैं, चुनाव आयोग में रह चुके हैं, जरा बताइए हमारी जनता को, हमारे दर्शक को, कि क्या ये सही कह रहे हैं? देखिए, ये पहली बार ये ऐसा आरोप लगाया है कि ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है। इससे पहले किसी भी एनजीओ ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उनका कहना ये है कि प्रजातंत्र में ईवीएम का यूज नहीं होना चाहिए, डिजिटल यूज होना चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। किसी भी पार्टी ने, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके कांग्रेस ने भी कहा है, बाकी पार्टी ने कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। मैं एक IAS अफसर रहा हूँ, 40 साल की नौकरी मैंने की है, और 5 साल में जो है वो हरियाणा में स्टेट कमिश्नर था। ईवीएम तो आपको पता है कि करीब 99-2000 में शुरू हो गई थी, और अब कम से कम 4 या 5 तो हम लोकसभा के चुनाव करा चुके हैं, और पता नहीं दर्जनों विधानसभा के चुनाव करा चुके हैं। कहीं पर भी एक भी वोट का फर्क नहीं मिला। हालांकि कई बार मीडिया में आपको डीप फेक मिलते रहते हैं कि हम वहाँ पे गड़बड़ हुई या कोई वो और किसी तरह की वो हुई, लेकिन कभी भी किसी ने हैकिंग की बात नहीं की, और ना ही मैं बताऊं आपको इसको हैक किया जा सकता है। ये इसके अंदर कोई चिप नहीं है, इसके अंदर कोई वाईफाई नहीं है, इसके अंदर कोई इंटरनेट नहीं है। हम इसको कहते हैं इट इज ए स्टैंड अलोन कैलकुलेटर। तो आप ये लगाइए कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ है अभी, तो 20 लाख मशीनें, 20 लाख ईवीएम यूज हुई है। एक ईवीएम का दूसरी ईवीएम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो आप कहीं कहें कि ऐसा कोई बटन दबा देंगे हम कि जिससे 20 के 20 लाख में चुनाव के परिणाम बदल जाएंगे, मैं कहता हूँ ये हास्यास्पद है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जब वीवीपैट के ऊपर बात हो रही थी, पिछले महीने ये फैसला आया है, उन्होंने कहा कि शक की भी एक लिमिट होती है। वो कहते हैं ना कि शक का इलाज तो हकीम जो सुलेमानी के पास भी नहीं है जी, राजीव जी ने भी ये कहा था। तो आप रोकेंगे 90 करोड़ हमारे मतदाता हैं जो कि वोट डालते हैं। 10 लाख हमारे पोलिंग बूथ होते हैं, उसमें 20 लाख मशीनें होती हैं। एक मशीन का दूसरी मशीन से कोई लेना देना नहीं, ना इंटरनेट है, ना ब्लूटूथ, ना कुछ है। इसके फायदे बहुत हुए, मैं बताऊंगा। हम लोग बड़े खुश हैं, तो हमने वो उस जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने बैलेट पेपर से भी चुनाव कराए, पहले MLA के चुनाव कराए, MP के चुनाव कराए, म्यूनिसिपलिटी के चुनाव कराए, पंचायतों के चुनाव कराए, सैकड़ों की संख्या में चुनाव मैंने ही करवाए। हम इस फर्क को बता सकते हैं कि जब बैलेट पेपर यूज होते थे उस वक्त धांधली के चांसेस बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल, हम लोगों ने भी देखा वो दौर जब बूथ कैप्चरिंग होती थी। बिल्कुल, अरे धांधली होती भी थी, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब क्या धांधली के चांसेस जीरो हो गए, जीरो। एक तो यह है कि जब बैलेट पेपर यूज करते थे तो आपको कि करीब 10% मत जो है वो खराब हो जाते थे। किसी के यहाँ पे शाही लगी, किसी के यहाँ से मोड़ दिया, किसी ने वहां से मोड़ दिया, किसी ने थप्पा मारा ही नहीं, खाली छोड़ दिया। अब कम से कम वो 10% वोट जो हैं वो इनवैलिड नहीं है। आप जब बटन दबाएंगे तो वोट जाएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, कोई पहले फर्स्ट चुनाव में ये था कि लोग अनपढ़ हैं, उनको इसकी आदत नहीं है। अब तो जो 5-5, 6-6 बार लोग वोट डाल चुके हैं ईवीएम को यूज करते हुए पूरे देश में। तो मतलब ये कोई नहीं है कि कोई ये कहे कि किसी को ईवीएम के बारे में जानकारी नहीं। और फिर भी अगर थोड़ा बहुत शक था तो मैं बताना चाहूंगा, तो वो भी जो है वीवीपैट जो है, जो 2019 में वीवीपैट जो हमने शुरू किया कि वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल जो है उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको भी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में कहा तो उन्होंने कहा कि एक प्रिंटर भी साथ लगा दीजिए, ताकि उस प्रिंटर के अंदर जो छोटा बैलेट पेपर लगाता है, जैसे आपका विजिटिंग कार्ड होता है, जब मैं वोट डालने जाता हूँ, जब मैं बटन दबाता हूँ, मान लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर पार्टी का वोट बटन दबाया, तो मेरे सामने 7 या 8 सेकंड के लिए एक स्लिप आ जाती है, उसमें सारे डिटेल लिखे होते हैं, उसमें उस पार्टी का निशान भी होता है। उससे ये आभास हो जाता है मुझे कि हाँ, मैंने मान लीजिए कांग्रेस को वोट देना था तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह वहां पे आ गया। तो वीवीपैट आने के बाद, हालांकि वीवीपैट की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जुडिशियल डायरेक्शन के कारण उसको करना पड़ा। वीवीपैट आने के बाद जो थोड़ा बहुत शक किसी के दिमाग में था भी, तो वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो है सोशल एक्शन ग्रुप है या सिटीजन ग्रुप है,
इस बात को कहता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। ईवीएम के साथ तो मुझे लग रहा है कुछ कि नहीं। आपने जितने अच्छे तरीके से बात साफ की है, मेरे ख्याल से सारी पार्टी जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, क्या जो दिलीप सिंह जी कह रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं उनकी बात से, उनके तर्क से, या अभी भी आपको लगता है नहीं, ये गलत कह रहे हैं? देखिए, बात से संतुष्ट होना और न होना अलग विषय है। बात है ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी की। अगर इस व्यवस्था पर, ईवीएम वाली व्यवस्था पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज कुछ और दिखा रहा है, ईवीएम का डेटा कुछ और दिखा रहा है। जी, तमाम जो है एक भी केस नहीं है ऐसा। ये देखिए, ये जो है ना, ये अफवाहें हैं, उन पर आप ध्यान मत दीजिए। ये सारी चीजें अफवाह हैं। ये जो डीप फेक के जरिए लोग बात सामने ले आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी भी जब जांच हुई है, कोई सबूत कहीं भी चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंच पाया, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच पाया, किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बताएं और दूसरा बताएं कहाँ पे कल परसों भी रिवर चल रहा था कि कहीं पे वोटिंग। ईवीएम का जो सबसे पहले मुझे जहां तक याद है 1892 में अमेरिका में इसका शुरुआत हुई, यूएस में, और उसके बाद कुछ सालों बाद वहां पे उसको बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज में जहां जहां ईवीएम का इस्तेमाल होता था, हर जगह उसको बंद करके बैलेट पेपर पे व्यवस्था को शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। और हिंदुस्तान में जहां तक मुझे याद है 2004 में जो लोकसभा के चुनाव में इसकी शुरुआत हुई, और 2009 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो एल.के. आडवाणी साहब थे नेता, उन्होंने प्रस्तावना लिखी थी और उस किताब को लिखा था जीवीएल नरसिम्हा जी ने, और उसमें पूरा शीर्षक था उस किताब का कि डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी फेथ ऑन या कैन वी ट्रस्ट ऑन आवर ईवीएम। तो इस तरह की एक पूरी किताब लिखी थी उन्होंने। बिल्कुल ठीक और है। तमाम बातें उसमें लिखी थी कि ईवीएम के द्वारा किस तरह से डेमोक्रेसी को थ्रेट्स है। तो आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कह रही है कोई थ्रेट नहीं है। 2009 में जब वो सत्ता में नहीं थी तो उसको बहुत सारे थ्रेट्स नजर आ रहे थे। तो वही बात है ना, जो केवल अच्छा। विपक्ष को ही आपत्ति होती है, इससे तो ये साबित हो गया ना, ये केवल नहीं, विपक्ष को देखिए, साबित होती है। जो चुनाव हार जाते हैं उनको ईवीएम से प्रॉब्लम हो जाती है। ये आप ही साबित कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं इससे तो यही साबित होता है कि जो नहीं, विपक्ष में चुनाव होता है उसे हारना- ईवीएम से प्रॉब्लम होती है। देखिए, चुनाव जो आज का जो दौर है, चुनाव हारना और जीतना और उसके ईवीएम की क्रेडिबिलिटी में भरोसा करना, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे विपक्ष के साथी जो गए थे दल, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था ना कि 5% ईवीएम का जो वीवीपैट वाली पर्ची का मिलान किया जाए रेंडमली। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और उसमें जो विपक्ष के लोग यही मांग कर रहे थे अपने वकील के जरिए कि जो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है, जिसको कुछ सेकंड के लिए मतदाता देख पाता है, वो पर्ची निकले और मतदाता उसको अपने हाथ में ले ले, और जो ड्रॉप बॉक्स हो या जो बैलेट बॉक्स हो, जो भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में वो ड्रॉप बॉक्स में पर्ची डाल दे। उसमें क्या होगा कि 100% कॉन्फिडेंस रहेगा, 100% क्रेडिबिलिटी रहेगी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि हमने जिस बटन को दबाया वो बटन का प्रिंट आउट निकला और हम अपने हाथ से उसको उसमें डाल दिए। लेकिन चुनाव आयोग ने इस व्यवस्था का भी विरोध किया। तो देखिए, सवाल सिर्फ और सिर्फ मुकेश जी क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का है। और चूंकि ये सरकार की ऐसी कुछ आदतें रही है शुरू से लेकर, ठीक है, ये बात का, लेकिन बात तो, सवाल तो ये कह रहे हैं कि हैक किया जा रहा है। हैक तो नहीं हुआ ना ये, आप क्रेडिबिलिटी की मैं आपको मानता हूँ क्रेडिबिलिटी की सवाल प्रॉब्लम। हैक न हैक का नहीं है, सवाल है कि तो उसके आप- रिजल्ट में कोई न कोई परिवर्तन, अगर जनता के मन में बात है कि कोई रिजल्ट में परिवर्तन हो सकता है या सरकार की तरफ से कोई हेराफेरी हो सकती है, तो इस ट्रांसपेरेंसी ये गलत को बात, ये गलत बात। आगे रखते हुए हम लोग यही मांग कर रहे थे। ठीक है। और चलिए, आपने सुप्रीम बीजेपी कोर्ट की ने बात की थी। विरोध बीजेपी किया। ने 2009 के चुनाव में जो है क्या नरसिम्हन ने किया था ये चीज़, मुझे भी याद है, उन्होंने किताब लिखी थी वो चीज़। आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं, जवाब देंगे। आलोक जी, बीजेपी को भी पहले यकीन नहीं था ईवीएम के सिस्टम पे, आज जो है कांग्रेस को यकीन नहीं, यानी जो विपक्ष में होता है उसे यकीन नहीं होता है, सत्ता पक्ष में जो होता है वो बोलता है सब चीज़ सही चल रहा है। देखिए मुकेश जी, 2-3 दिनों से यह मामला बड़ा गर्म है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं विपक्ष के अपने विद्वान साथीगण से कि अगर ईवीएम खराब होता तो क्या बीजेपी इस स्थिति में आके रह जाती? अगर ये हम पर आरोप लगाते हैं
कि बीजेपी वाले इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, हैक कराते हैं अपने फेवर में, तो क्या हम 292 पे आके रुक जाते साझा दलों के साथ? अगर ईवीएम खराब होता तो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आ जाती। अगर ईवीएम खराब होता तो हिमाचल में आ जाती। अगर ईवीएम खराब होता तो कहीं भी जहां कांग्रेस की सरकार बनी है, ठीक है, क्या वो आ सकती थी? कतई नहीं। चुनाव आयोग ने बार बार कहा है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है और फर्दर सपोर्ट के लिए वीवीपैट लगाया गया है। लोग हैं वो प्रोसेसर को नहीं जानते हैं, उनसे पूछिए एक लाइन में कि जो चार आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीईएल में क्या कर रहे थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनता है, आप बीच में गोपाल कृष्ण जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं, इसके बाद आप ही के पास। बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। दिल्ली में, बॉम्बे में एक फ्रीक इंसिडेंट हुआ, उसकी तहकीकात हो रही है कैसे हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने बार बार कहा है। आज मिड डे ने एक छापा और तुरंत उसका खंडन किया, बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और उनको शोकॉज नोटिस भेजी। तो ये बातें, अनर्गल बातें करना, अगर ईवीएम हैक होता तो 99 सीट कांग्रेस की आ जाती। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप क्या चाहते हैं कि दोबारा से कागज के युग में लौट आए और हजारों हजार करोड़ों रुपया का एक्स्ट्रा खर्च बढ़ा दें? ऑलरेडी क्या एक्स्ट्रा खर्च बढ़ा दें? अडानी का माफ कर दीजिएगा और चुनाव को फिर आप लोग डिरेल्ड मत होइए, आप लोग गोपाल कृष्ण जी डिरेल्ड मत होइए, आप लोग जो जिस बात पे चर्चा हो रहा है वही कीजिए। ठीक है आलोक जी, हो गया, आप गोपाल जी जवाब देंगे। ठीक है गोपाल जी बोलिए गोपाल। सबसे बड़ी बात आप वैसे लोगों से पूछ रहे हैं जिनको कोई चीज टेक्निकल पता ही नहीं है। आप मोबाइल के एक यूजर होता है और एक मोबाइल का मैन्युफैक्चरर होता है। मैं मैन्युफैक्चरर में से हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पूछिए कि वीवीपैट क्यों यूज कर रहे हैं। वो वीवीपैट अपने आप में लाना ही गलत है। मैं इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहा हूं, मेरा नाम आपके पास है, नंबर आपके पास है, इलेक्शन कमीशन को बोलिए। नहीं, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना। आप कांग्रेस के आपने राहुल गांधी, देखिए दो चीजें हैं गोपाल कृष्ण जी, आप अगर सही कह रहे हैं, देखिए मैं आपको गलत सही कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर आप सही कह रहे हैं तो आप अपने नेता को कहिए, आप अपनी पार्टी को कहिए कि जाए इलेक्शन कमीशन में, आपको लेके जाए, आप साबित कर दीजिए भाई। ये तो सबके लिए अच्छा होगा ना। लेकिन आप लोग क्या है जो मीडिया में बोल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, खबर छपवा देते हैं। अब जो ओटीपी वाली बात जो मिड डे ने जो बाद में खंडन किया, वो खबर क्या थी? आपके नेता जो हैं गलत खबर बयान के आधार पे आप ट्वीट कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं। एक इलेक्शन कमीशन के साथ मेरा चैलेंज करवा दीजिए और जो दोषी होगा उसको उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया जाए। सिंपल, आप मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, चलिए हमारे दिलीप जी हमारे साथ हैं। एक बार दोबारा मैं जाऊंगा। दिलीप जी ये चैलेंज कर रहे हैं चुनाव आयोग को। और एक चीज मैं और दिलीप जी आपसे जानना चाहूंगा। पहले तो गोपाल कृष्ण जी जो कह रहे हैं वो एक जो है, जो बात यहां से उठी थी जूनियर कैनेडी ने जो किया था, वो अमेरिका में जो ईवीएम यूज किया जाता है, वो ईवीएम भारत के में जो ईवीएम यूज किया जाता है उससे किस तरीके से अलग है? ये भी कोई अलग नहीं है, एक कैलकुलेटर्स है। ईवीएम का नाम हमने दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब अदरवाइज कल को इसका हम कैलकुलेटर भी बोलना शुरू कर दें तो कैलकुलेटर है 2 और 2 4 ही होंगे, चाहे वो कांग्रेस कर ले, चाहे वो बीजेपी कर ले, चाहे वो एनजीओ कर ले या मैं कर लूं, 2 और 2 4 ही निकलेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेटर्स है। और जब एक कैलकुलेटर दूसरे से बात कर ही नहीं सकता और 20 लाख कैलकुलेटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। लेकिन मैं अभी जब दिलीप जी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो अमेरिकन ईवीएम के बारे में मैंने पढ़ा कि वो इंटरनेट लिंक्ड ये था, और जब भारत में ईवीएम आया तो वो चीज़ अलग बनाया गया। और भारत में जो डिवाइस है वो अमेरिका या यूरोप में जो यूज किया जाता है उस डिवाइस से बिल्कुल अलग स्टैंड अलोन डिवाइस है ये। क्या ये हो सकता है? लेकिन इंडिया में जो है उसमें इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है। सर आप बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगा, वक्त हो रहा है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि ईवीएम हैक किया जा सकता है या नहीं। जवाब दे रहे थे डॉक्टर दिलीप सिंह जी, जो कि पूर्व अधिकारी हैं, चुनाव आयोग में रह चुके हैं और सीनियर आईएएस रह चुके हैं। एक बार दिलीप जी जरा बताइए हमारे दर्शकों को, जो आरोप लगाया है इन्होंने, कांग्रेस के गोपाल कृष्णन ने, आपको लगता है कि उसमें कोई दम है? देखिए, सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि जो इन्होंने आरोप लगाया था कि इनको हैक किया जा सकता है, ये खुद मानते हैं इसको हैक नहीं किया। तो ये बात हम नोट कर लें। बाकी ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है जो है, और लोगों में जो है शक की गुंजाइश है उनके दिमाग में, ये सारी चीजें अलग है। अभी हाल ही में जब चुनाव चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि, जैसे मैंने पहले भी कहा था, रिपीट हो जाएगा, कि शक की कोई सीमा नहीं होती है। टेक्नोलॉजी चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, 5 अच्छे चुनाव करा चुके हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, पूरा वर्ल्ड देखता है। एक भी केस में ऐसा नहीं हुआ है, अब फेक वीडियो को छोड़ दें, कि कहीं पर भी ऐसा हुआ कि एक भी उसका कोई डिफरेंस नजर आया हो। और कहीं पे भी एक भी केस ऐसा भी नहीं हुआ है कि ईवीएम में जो काउंटिंग आई है और वीवीपैट के जो पर्चियां निकली थी उसमें कहीं पे विरोधाभास हुआ हो। अगर होता तो कोई ना कोई जरूर अदालत में जाता। और जहां तक मैं समझता हूँ कि ईवीएम को जो यूज किया जा रहा है और वीवीपैट को जो यूज किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सी जो है खामियां थी दूर हुई है, ठीक है। और जो है हर बार सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और हर बार सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको डिफेंड किया है, और डिफेंड इस ढंग से भी किया है कि उनकी बात को माना गया है। अब जहां तक है कि पहले कहते थे कि वीवीपैट यूज कर रहे हैं, हमें क्या पता, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 वीवीपैट को काउंट किया जाएगा। तो इस बार किया गया है, और 5 का लगा ले तो ये 20,000 के करीब वीवीपैट बनते हैं। जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें करीब 20,000 वीवीपैट्स को भी काउंट किया गया है, और एक भी केस में उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई है। अगर पाई गई होती तो आज ये सभी यहाँ पे इस मीडिया में भी बोलते। तो 20,000 का एक बहुत बड़ा सैंपल होता है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। और वीवीपैट को यूज करके अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं जिसमें एक भी गड़बड़ नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम के बारे ये में जो चिप की बात कर रहे हैं 8251 बोलते हैं, ये प्रोग्रामिंग चिप है, इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। क्या इस तरीके से इंटरफेयर करना संभव है? एक 2 कंपनियां बनाती हैं, दोनों भारत सरकार की कंपनियां हैं, दोनों एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, एक एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर है, एक BEL है और एक PCIL है। एक बेंगलोर बेस्ड है, हैदराबाद बेस्ड है। दोनों भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये ईवीएम बनाती है, बैटरी भी बनाती है, सब कुछ यही बनाती है। और इसके अंदर एक चिप चलता है जो कि 1 टाइम प्रोग्रामेबल चिप है। उसको अगर मैन्युफैक्चरर भी कोई चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकता, कोई और भी उसको हाथ लगाएगा तो ईवीएम एकदम से ब्लॉक हो जाती है। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि कोई ये कहे कि वहाँ से जो आप जो सॉफ्टवेयर को बदल देंगे या चिप को बदल देंगे, चिप को नहीं बदला जा सकता। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगा जो सभी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत अच्छी तरह पता है कि आज चुनाव हुए, उसके बाद मान लीजिए 4 साल के बाद कहीं आज हरियाणा में चुनाव हुए, फिर आंध्रा में चुनाव हुए, तो ईवीएम की जरूरत पड़ी, तो हरियाणा से आंध्रा में ईवीएम जाती है। 3 उनकी चेकिंग होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग, सेकेंड लेवल चेकिंग, थर्ड लेवल चेकिंग। सबको सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है। FLC बोलते हैं सेकेंड और थर्ड, ये और जिनको किया जाता है इन सभी के साइन करा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना था, ये जो चेकिंग में क्या चेक किया जाता है? नहीं, चेकिंग किया जाता है आपको बता के कि आप वोट डाल के देखिए और कमी है तो बताइए। और जिस दिन चुनाव होता है वो भी सबको पता है, जग जाहिर है। जिस दिन चुनाव होता है, मान लीजिए चुनाव 7 बजे शुरू होना है, तो 6:30 बजे हर पार्टी के आदमी को कह दिया जाता है कि आप 2-2, 4-4 लोग आ जाएं, लाइन में खड़े और वोट डाल के दिखाएं। और जब वो कहते हैं हाँ जी हमने देख लिया है और जितनी वोट हमने डाली थी उतनी ही निकली है, तब वहां से पोलिंग को शुरू किया जाता है। इससे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपेरेंसी क्या होगी? हर स्टेज पे ऊपर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, और जब तक वो लिख के ना दे दें कि मैं संतोष हूँ, तब तक जो कोई प्रोसेस आगे नहीं चलता। यही टाइम काउंटिंग के टाइम पे भी होता है। जो काउंटिंग के टाइम पे सबको ईवीएम दिखाई देती है, उनको कहा जाता है कि ये देखिए सील लगी हुई है, क्या वही सील है जो आपने लगाई थी? और वहां पे भी जब वो सभी साइन करके बोलते हैं कि हाँ वही है, तब उसको काउंट किया जाता है। तो अगर ये कहना कि जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है या इसके अंदर जो है इसमें कोई मन में शंका रहेगी, शंका की बात ही नहीं।
क्योंकि और इसमें हजारों लाखों वर्कर इन पॉलिटिकल पार्टीज के इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। सरकार के लोग होते ही हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी हर स्टेज के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति वो खड़ा होता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। और बिल्कुल, सारे मतलब पॉलिटिकल पार्टी को जो भी आशंकाएं हैं उन सभी आशंकाओं को चुनाव आयोग जो है दूर करती है, उसके बाद ही इस प्रोसेस में जो है वो आगे बढ़ा जाता है। गोपाल कृष्ण जी, आप जो कह रहे थे चिप वाली बात कर रहे थे, क्या ये आपको लगता है ये जो चिप है, जैसा कि डॉक्टर दिलीप कह रहे थे कि ये वन टाइम यूज, इसको दोबारा नहीं यूज किया सकता है और इसमें मॉडिफाई नहीं हो सकता, तो फिर कैसे संभव है? इसके बाद क्या किया जा सकता है? क्या इसको अभी भी आप कहेंगे कि ये हैक किया जा सकता है? मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये चिप झूठ बोल रहा है इलेक्शन कमीशन कि ये वन टाइम प्रोग्राम है। दिस इज लाइक वी हैव प्रूफ। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। आप जानिए कि इतना जो नहीं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप देखिए, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था पे आप झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एकदम आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप ही नहीं लगा रहा हूँ। वीवीपैट यूज करना क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए इलेक्शन कमीशन पर। वीवीपैट को यूज करना, मैं बोल रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं तो आप कोर्ट जाइए और हम भी इंतजार करेंगे कि आप और आपकी पार्टी जो है कब कोर्ट जाती है और कोर्ट में जाकर किसको साबित कैसे करती है। कोर्ट में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इतने जो बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं, मोबाइल तो आपके पास रहता है, ओटीपी तो आपके पास होता है, तो अकाउंट से पैसा भाई साहब, ये सारे इंटरनेट से जुड़े हुए डिवाइसेस है, ये स्टैंड एलोन डिवाइसेस नहीं है। क्या आपका रेफ्रिजरेटर कभी हैक हुआ है? क्या आपका रेफ्रिजरेटर हैक हुआ है कभी? आप ये बताइए। आपका माइक्रो ओवन कभी हैक हुआ है कि आपने? पूरी बात सुनिए। माइक्रो ओवन में प्रोसेसर नहीं होता है। सुन लीजिए पूरी बात पहले, मैं बता देता हूं। क्यों वॉशिंग मशीन में चिप नहीं होता? क्या वॉशिंग मशीन में भी चिप होता है ना? सुनिए ना भाई, आपकी रेफ्रिजरेटर में भी चिप होता है, आपके एलईडी बल्ब में भी चिप होता है। आप बोलने देंगे तब ना। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं, तो कैसे बोलने? नहीं, जो सच आपको बोलता है वो आपको बीजेपी का प्रवक्ता लग जाता है ना। बीजेपी का प्रवक्ता मत बनिए। आप बताइए कि जो छोटा वाला मोबाइल जो होता है, जिसमें इंटरनेट नहीं होता है, कीपैड वाला नोकिया का बहुत सस्ता वाला मोबाइल, उसमें आप अलार्म जो सेट करते हैं, टाइम बेस्ड ऑर्डर देते हैं, 6 घंटे बाद अलार्म बजना, वो ऑर्डर कौन लेता है? वो चिप की वो प्रोग्रामिंग होती है। एग्जैक्टली। तो प्रोग्राम में इंटरनेट में घोटाला करने के लिए, चेंज करने के लिए हमें जरूरत ही नहीं है इंटरनेट की। मैं कह रहा हूं आपको, इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। वो प्री प्रोग्राम डिवाइस है। अगर मैंने उसमें कंडीशन लगा दिया, वन टाइम प्रोग्रामिंग, आप देखिए बेसिक जो चीज है, आप कह रही है वन टाइम प्रोग्रामिंग होता है, इसमें चेंज नहीं हो सकता, और आप कह रहे हैं कि वो चेंज, तो आप इसको चैलेंज कीजिए। आपको चुनाव आयोग ने इतनी बार मौका दिया, आपको क्या पता है वन टाइम प्रोग्रामिंग में क्या लिखा गया है? क्या पता है? बीईएल में तो भाई, तो जो पहली बार बना होगा तो कांग्रेस की देखरेख में बना था ना, कांग्रेस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था ना। की बात बता रहा हूँ। आप जा रहे हैं रामायण युग में। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बीईएल है, उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी के कार्यकर्ता है। ऐसा क्यों है और क्यों नहीं कोर्ट ने अरेस्ट किया? क्यों नहीं कोई ये मामला ऊपर आने के बाद कोर्ट ने अरेस्ट भाई, ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, विपक्ष का ये काम है ना सही। आपकी पार्टी के लोग जो है, ये बात आप बोल रहे हैं। आपके राहुल गांधी तो दूसरा, वो तो मिड डे का हवाला दे रहे हैं। आपके राहुल गांधी जो है उनको ये चीज नहीं पता है। आप राहुल गांधी जी को बताइए ना, अपनी पार्टी में बताइए ना। आपके जो राहुल गांधी है वो तो मिड डे का हवाला दे रहे हैं। वो हवाला दे रहे हैं एलन मस्क का। हजारों हजार फ्रॉड हो रहे हैं, बैंक से पैसे उड़ाए जा रहे हैं, जबकि मोबाइल आपके पास है। ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें, आप कंफ्यूज मत कीजिए। दोनों अलग अलग चीजें, मैं कंफ्यूज नहीं कर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ मसला है। से बिल्कुल अनजान है। प्रोग्राम क्या कर सकता है? आप मुझे बताइए कि हमने एक बटन दबाया तो किसी एक पार्टी का वोट बढ़ाना है कंट्रोल यूनिट में, 2 बटन दबाया तो किसी एक पार्टी को। ये फैसला कौन लेता है? कैसे लेता है? ईवीएम मशीन। अगर कोई वोटर 1 दबाया, 2 दबाया, 3 दबाया और नोटा दबाया, तो भाई 1, 2, 3 पर जो भी पार्टी है उसके एक वोट बढ़ाना है। तो ये कैसे मालूम चलता है इलेक्शन ईवीएम को? एक बटन दबाने के बाद दूसरा बटन आप नहीं दबा सकते, वो इनवैलिड हो जाता है। पहला बटन जो दबाते हैं वही होता है, जहां तक मेरी जानकारी है। वैसे डॉक्टर दिलीप जी हमारे पास है। प्रोग्राम पढ़ता है उसको। नहीं, वो ठीक है। आपने एक बार सुन तो लीजिए, आप चुनाव आयोग से हैं जी। दिलीप जी बताइए। दो है ईवीएम है, वो एक मशीन नहीं है, 3 मशीन है। एक कंट्रोल यूनिट है जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। दूसरी बैलेटिंग यूनिट है जिसमें आप और हम जाके दबाते हैं बटन को, वोट पड़ती है। और तीसरी है वीवीपैट। तो कंट्रोलिंग यूनिट और जो बैलेटिंग यूनिट है, इसके बीच में 5 मीटर की तार होती है। तो जैसे कोई व्यक्ति आया तो पहले कंट्रोलिंग यूनिट से वो डायरेक्शन देता है पोलिंग ऑफिसर
बटन दबाता है, पी करके एक आवाज आती है, आपने सुना होगा। बिल्कुल। और फिर आप उसकी वोट डाल सकते हैं। उसके बाद दोबारा कोई दबाएगा तो वोट नहीं पड़ सकती, चाहे उसको 100 बार दबाता रहे। उसके बाद दूसरा जब व्यक्ति आएगा तो कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, वो दोबारा कंट्रोलिंग यूनिट का एक बटन दबाएगा, ठीक है, और फिर दोबारा वोट पड़ेगी। तो ये जैसे पुराने टाइम पे बैलेट पेपर हो जाता था ना, कि ज्यादातर जो पोलिंग थी वो लास्ट के ओवर्स में होती थी। यहाँ पे आप चल रहे एक आदमी के ऊपर 1 या 1.5 मिनट लगना है, तो लास्ट के ओवर में भी कोई जल्दी भी करेगा तो भी 100 से ज्यादा वोट पड़ ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये सब कुछ फिक्स है। और इसके अलावा आप देखिए आजकल और बहुत चीजें आ गई हैं। जब आप वोटर आता है तो उससे आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है, उसका आधार कार्ड मांगा जाता है, पैन कार्ड मांगा जाता है, उसका सब उसकी पूरी वो जमाना चला गया है कि कोई किसी के बदले वोट डाले, ये जमाना चला गया। हम लोगों ने वो देखा है कि जब बैलेट से होता था और उसके बाद किस तरीके से जो है बूथ की लूट होती थी, चोरी होती थी और लूट लिया जाता था पूरा का पूरा बूथ। और गोपाल कृष्णन भी, मुझे लगता है गोपाल कृष्ण जी भी इस बात को जानते होंगे, आप भी उसी दौर के मुझे लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास समय है, वाइंड अप करने का समय हो रहा है। इशारा किया जा रहा है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करें। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो अभी भी क्लियर होना मुझे लगता है कि बाकी है, उस पर चर्चा आगे भी होती रहेगी। लेकिन जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाई है वो यहाँ पे नहीं, इसके अलावा भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाकर के उठाना चाहिए, ताकि यदि आपको लगता है किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी तो आप चुनाव आयोग जाइए। चुनाव आयोग का दरवाज़ा खुला है और वहाँ पर जाकर के अपनी आशंकाओं को दूर कीजिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक वत्स जी आपका, गोपाल कृष्ण जी आपका, डॉक्टर दिलीप सिंह जी आपका और अशोक यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है उस सवाल में कोई दम नहीं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं उठाया जा रहा है। इससे पहले भी दर्जनों बार ये सवाल उठे हैं और हर एक बार जो है कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाए कि ईवीएम जो है वो हैक किया जा सकता है, उसमें गड़बड़ी की जा सकती है। और इस बार भी जो सवाल उठाए गए वो सवाल जो है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उठाए गए हैं और वो मीडिया रिपोर्ट बाद में अपनी बात से मुकर गया है, अपनी बात का उन्होंने खंडन कर दिया। इसलिए इस दावे में कोई दम नहीं है। फिलहाल अगर किसी को लगता है, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी या एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता को लगता है कि ईवीएम के जरिए चुनाव को मैनिपुलेट किया गया है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप चुनाव आयोग जा सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।